O104 हिंदी। अध्याय 531 दौड़ना। चबाओ चबाओ। एशलिन ने मुझे देखकर उत्साह से चहकना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े राक्षस पर था। ये बिच्छू की पूंछ वाला बैल है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह हवा में दौड़ता है। कोई भी राक्षस जब तक कि वह पंख वाला राक्षस न हो, वह काइट स्टेज में उड़ नहीं सकता, लेकिन ये बिच्छू की पूंछ वाला बैल हवा में चल रहा है और इसकी गति बहुत तेज है। मुझे देखकर एशलिन का नींद भरा चेहरा चमक उठा और उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और मेरे अंदर चली गई। मोह। बिच्छू पूंछ वाला बैल मुझे देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ और एक पल के लिए रुक भी गया, फिर उसका चेहरा और भी क्रोधित हो गया और वह हवा में मेरी ओर उछल पड़ा। टकराना। मैंने अपनी उच्चतम गति पर मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे इन राक्षसों की युद्ध शक्ति का पता था और अब मुझे ये भी एहसास हो गया था कि मैं इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पिछली बार मैं इस राक्षस का केवल एक सिलहूट ही देख पाया था, क्योंकि यह जामुन के पास लेटा हुआ था, लेकिन अब जब मैंने इसे देखा है तो पाया कि यह अन्य बिच्छू पूंछ वाले बैल से अलग नहीं है। इसका पूरा शरीर लाल है, जिसमें चमकीले लाल सींग भी शामिल हैं और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसकी लाल बिच्छू की पूंछ थी जो बहुत जहरीली होती है और यह राक्षस चरम लेफ्टिनेंट अवस्था में है। यह अन्य वृश्चिक पूंछ बैलों से अलग नहीं है, लेकिन यह सामान्य वृश्चिक पूंछ बैल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मुंह। वह फिर से चीखा और अपनी गति बढ़ा दी और ये देखकर कि मैंने भंवर को और भी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है, मैं पहले से ही अपनी सीमा पर पहुंच गया था और अब मुझे केवल भंवर पर ही निर्भर रहना था कि मुझे बढ़ावा मिले। जब मैं उससे भाग रहा था तो मैं इस बात पर भी दिमाग लगा रहा था कि आखिर यह राक्षस कैसे भाग पाया। जहां तक मुझे पता है, नाइट स्टेज से नीचे का कोई भी राक्षस आकाश में नहीं उड़ सकता जब तक कि वह पंख वाला राक्षस न हो। जब मैं सोच रहा था तो अचानक मुझे एक बात समझ में आई। चमत्कारी फल। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो ऐसा कर सकती है और मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ऐसे दर्जनों चमत्कारी फल हैं जो किसी को उड़ने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस राक्षस में चमत्कारी फल के प्रति जन्मजात संवेदनशीलता थी, अन्यथा यह महीनों तक चमत्कारी फल के पकने की प्रतीक्षा में पड़ा रहता। मुझे आश्चर्य है कि उसने कितने अन्य चमत्कारी फल खाए होंगे और उसे किस प्रकार की क्षमताएं प्राप्त हुई होंगी। भागते समय मैं राक्षस को घूरती आंखों से देख रहा था और इन राक्षसों को मारने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जिस राक्षस ने चमत्कारी फल खाया था वह बहुत मूल्यवान है। न केवल राक्षस बल्कि मनुष्य भी। यदि ग्रिम राक्षस को पता चल गया कि मैंने कितनी मात्रा में चमत्कारी फल खाया है तो वे पागलों की तरह मेरा शिकार करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह मानव पक्ष पर सच है या नहीं, लेकिन राक्षस पक्ष पर मुझे इस बात का ज्ञान है कि राक्षस को खाने से उस क्षमता को प्राप्त करने की 1% संभावना है जो राक्षस ने चमत्कार फल के माध्यम से प्राप्त की थी। लानत है। जब मैं अपने विचारों में व्यस्त था, अचानक मुझे उस राक्षस को मारने की मंशा में तेजी महसूस हुई और अगले ही पल मुझे जीवन के लिए खतरा महसूस हुआ। धमाका। चीर। सहज रूप से मैंने ऑकल्ट कौशल को सक्रिय किया और मिनी ब्लास्ट का उपयोग करके छलांग लगाई, लेकिन मैं थोड़ा देर से पहुंचा क्योंकि यह गहरा लाल सींग मेरी पीठ को चीरने में सक्षम था और इससे मुझे छलांग लगाने से पहले ही भयंकर चोट लग गई। हौंफना। स्टील बॉडी। मैंने हौंफते हुए चिल्लाया जब मैंने राक्षस की ओर देखा। वर्तमान में राक्षस स्टील की एक चांदी जैसी ग्रे परत में ढका हुआ है। इस राक्षस ने पहले ही चमत्कारी फल खा लिया था जिससे वह उड़ सकता था और अब वह स्टील का शरीर दिखा रहा है, जो कि स्कॉर्पियन टेल बैल की जन्मजात क्षमता नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि इस राक्षस ने चमत्कारी फल खा लिया है जिससे उसे स्टील का लड़का मिला। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई अन्य क्षमताएं हैं या नहीं। भगवान, मुझे आशा है कि इसमें कोई और क्षमताएं नहीं होंगी और यदि हैं तो यह इस तरह से आक्रामक नहीं होनी चाहिए। मैं दौड़ना जारी रखता हूं और हर बार जब वह हमला करता है तो मैं ऑकल्ट विधि को सक्रिय कर देता हूं। अगर मुझे ऑकल्ट विधि पर महारत हासिल होती तो मैं इतना हताश नहीं होता। यदि मैंने सफलतापूर्वक गुप्त विधि का अभ्यास कर लिया होता तो मैं भागना तो दूर, इस राक्षस से बराबरी की स्थिति में भी लड़ सकता था। टकराना। अचानक मुझे फिर से उठने में मारने की मंशा महसूस हुई और मुझे लगा कि यह फिर से हमला करने वाला था, इसलिए मैंने ऑकल्ट विधि को सक्रिय किया और कूद गया, लेकिन जब मैं कूदा तो मुझे इसका मुझ पर हमला महसूस नहीं हुआ। इसने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। जब भी मुझे इसकी मारने की मंशा में वृद्धि महसूस होती तो हमला हमेशा आ जाता। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि स्कॉर्पियन टेल ऑक्स ने अजीब तरह से अपना मुंह मेरी ओर खोला था, लेकिन उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया। क्या ये किसी तरह की क्षमता को सक्रिय कर रहा है? मैंने सोचा।
मुंह खोलकर इस तरह की अजीब मुद्रा में रहने के लिए यही एकमात्र उत्तर होगा, इसने कोई गैर लड़ाकू क्षमता या कुछ और सक्रिय किया होगा और अब वह क्षमता इस पर काम नहीं कर रही थी। मुंह जैसे कि यह समझते हुए कि यह क्षमता काम नहीं कर रही है, वह बहुत जोर से चिल्लाया और भी अधिक क्रूरता के साथ मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन उसके लिए दुख की बात यह थी कि जब वह असमंजस में था, मैंने कई बार मिनी विस्फोटों को सक्रिय कर दिया था और हमारे बीच काफी दूरी बना दी थी। जुप जुप जुप। इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया तथा उसने मुझ पर और भी अधिक हमला करना शुरू कर दिया और अचानक उसने अपनी पूंछ से हरे रंग के तरल तीर छोड़ने शुरू कर दिए। यह अंततः आ रहा है। इसका जहर काफी खतरनाक है, लेकिन जब तक मैं इससे बचता हूं तब तक सब ठीक रहेगा, मैंने सोचा और रक्षा कौशल को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सक्रिय कर दिया। रक्षा कौशल इसके शारीरिक हमलों के खिलाफ कागज की तरह है, अगर उन्होंने मुझे छुआ तो यह उनके जहरीले तीरों को रोकने में सक्षम होना चाहिए। हमारी पीछा करते हुए समय बीत गया और 5 घंटे हो गए हैं और मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। मैं वास्तव में आखिरकार थक चुका हूं क्योंकि नियम शक्ति के इस निरंतर प्रयोग और गुप्त विधि के सक्रियण ने मुझ पर काफी बोझ डाल दिया है, जबकि एशली, जिसने मुझे ये सभी परेशानियां दी थीं, चुपचाप सो रही है। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर की तरह खड़ी है। मैं चाहे कुछ भी करूं, वह नहीं जाग रही है और इससे मैं बहुत डर रहा हूं। रोना रोना। जब मैं भाग रहा था, मैंने एक राक्षस की चीख सुनी और पाया कि एक पक्षी राक्षस हमारी ओर आ रहा है। ये देखकर मैं खुश हो गया क्योंकि केवल इन उदाहरणों से ही मुझे बहुमूल्य विश्राम के कुछ क्षण मिल पाए थे। वह हमारी ओर आया और सीधे स्कॉर्पियन टेल ऑक्स पर झपटा क्योंकि वह बड़ा था और उसके शरीर पर काफी मांस था। रो काटो। एक और पक्षी की मौत हो गई। जब पक्षी ने हमला किया, बिच्छू की पूंछ वाले बैल ने गुस्से से जवाब दिया और अपनी स्टील की पूंछ से उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये तीसरा पक्षी था जिसे पिछले 5 वर्षों में राक्षस ने फाड़ दिया था। पीछा करने के बीच में जितनी भी बाधाएं आई, उसने अपने स्टील के चाकुओं से उन सभी को तोड़ दिया। चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए, वह उसे कुचल देगा और मेरा पीछा करेगा। ऐसा लगता है जैसे इस राक्षस को चमत्कारी फल का मूल्य सचमुच समझ आ गया था और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वह मिल न जाए। freewebnovel.com। चबा चबा। आधा घंटा और बीत गया और मैं वास्तव में अपने जीवन के बारे में चिंता करने लगा क्योंकि मैं अधिकतम 15 मिनट तक ही अपना समर्थन दे सकता था और इस राक्षस से दूर जाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था जब मैंने अपने अंदर परिचित चहचहाहट सुनी और उस परिचित ध्वनि को सुनकर मैं अंततः राहत की सांस लेने में सक्षम हो गया। चबाओ चबाओ। एशली ने एक जीवंत चहचहाहट के साथ मुझसे बाहर आकर उस राक्षस को एक अजीब नजर से देखा। यह एक ऐसी नजर थी जो कह रही थी, मैं तुम्हें खा जाना चाहती हूँ। मऊ। एशलिन को मेरे अंदर से निकलते देख, बिच्छू दुम वाला बैल जोर से मिमियाने लगा और उसकी लाल आंखें और भी तीव्र हो गईं, जैसे कि उसने एशलिन पर हमला करते हुए छलांग लगाए हो और उसे एक ही बार में खा जाना चाहता हो। चबा चबा। एशली ने भी कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि वह जोर से चहकने लगी और फिर वह बड़ी होने लगी। मॉफ का चमत्कारी फल। ये वही चमत्कारी फल है जिसे एशलिन ने खाया था। मॉफ के चमत्कारी फल ने उसे अपना आकार बदलने की क्षमता दी। उसका आकार लगातार बढ़ता गया और आखिरकार 3 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि उसका आकार राक्षस से छोटा है, लेकिन यह उसके छोटे हथेली के आकार के संस्करण से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, चांदी की आग की एक परत ने उसके चांदी के पंखों को ढक लिया और उसकी आभा भी बढ़ने लगी, जिससे मुझे लगा कि उसने रेमन के क्रोध गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया है। मुंह फ्लैप। राक्षस उस पर आक्रमण करने के लिए आया और उसे काटने ही वाला था कि उसने अपने पंख फड़फड़ाए और 20 मीटर दूर जाकर अपने स्थान से गायब हो गई। जबकि राक्षस जो एशलिन को काटने वाला था, भ्रमित था क्योंकि उसने एशलिन को अपने मुंह में नहीं लिया था जैसा कि उसने उम्मीद की थी। उसके पंखों को ढकने वाली आग मिनी विस्फोट का उसका संस्करण है, लेकिन उसका संस्करण मेरे संस्करण से कहीं अधिक नियंत्रित और लचीला है। जैसे ही वह दूर भागी, उसके सामने 6 बड़े आग के गोले प्रकट हुए। ये 6 आग के गोले बहुत बड़े थे। हर एक का आकार लगभग आधा मीटर था, लेकिन यहीं पर अंत नहीं था क्योंकि ये आग के गोले घूमने लगे और आकार में सिकुड़ते हुए वे तब तक घूमते रहे जब तक कि वे बच्चे की मुट्ठी के आकार के नहीं हो गए। मैं उन 6 अग्निगोलों की विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था। न केवल उनमें प्रबल अग्नि क्षमता और नियम शक्तियां थीं, बल्कि उनमें गुप्त ऊर्जा भी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लगभग आधे मीटर आकार के विशाल अग्निगोलों से संकुचित थे। बस एक आग का गोला मुझे खत्म करने के लिए पर्याप्त है। यह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा और फिर मुझे वाष्पीकृत कर देगा। ये आग के गोले टाइगरमैन को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं जो लड़ाई में मेरा पीछा कर रहा है।
मुंह। बिच्छू पूंछ वाला बैल अचानक उन आग के गोलों को देखकर हमला करना बंद कर देता है और उसकी आंखों में भय दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उस भय की जगह क्रोध और भूख ने ले ली और उसे ढकने वाली इस्पात की परत और भी अधिक चमकदार हो जाती है। बैंग 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 बैंग। एक राक्षस को अपनी ओर आते देख एशलिन ने अपने सभी आग के गोले राक्षस पर छोड़ दिए और वे अगले ही पल राक्षस के पास आ गए और उससे टकरा गए और राक्षस के शरीर पर बड़े बड़े छेद बनाने लगे। आमतौर पर एशलिन आग का गोला त्वचा के अंदर रिसता है और शरीर को अंदर से पिघला देता है, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने राक्षस के शरीर को छुआ, वे सीधे फट गए और उसके विशाल शरीर का एक चौथाई हिस्सा उड़ गया। उसके सिर को छोड़कर उसके शरीर के हर हिस्से में एक बड़ा छेद था। ऐसा विनाश देखकर मैं रस्सी हटाते हुए राक्षस की ओर उड़ने ही वाला था कि सोच रहा था कि मैं नहीं चाहता कि राक्षस जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाए। ये राक्षस एक खजाना है और मैं इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि यह एक अमूल्य खजाना है। लेकिन अगले ही पल मैं अपने सपने से जागा जब मैंने सबसे अविश्वसनीय दृश्य देखा। मैंने देखा कि राक्षस ठीक हो रहा है और यह बहुत ही अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहा है जो आंखों से दिखाई दे रहा था। पुनर्जनन। मैंने मन ही मन जोर से कहा, इसकी शक्तिशाली पुनर्जनन क्षमता। इस राक्षस ने कितने चमत्कारी फल खाए होंगे। बैंग बैंग बैंग। एशलिन ने फिर से राक्षस पर आग का गोला फेंका और पहले की तरह ही उसकी सारी चोटें ठीक हो गईं। मुंह। वह जोर से मुंह करता हुआ एशलिन पर आक्रमण करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वह आसानी से चकमा देकर पुनः उस पर आग के गोले से आक्रमण कर दिया। ऐसा दृश्य बार बार होता रहा। एशलिन उसे घायल करती रही जबकि वह ठीक होता रहा। इस राक्षस को अपने सिर के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से की परवाह नहीं थी। एशलिन ने कई बार उसके सिर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वह हमेशा असफल रही। राक्षस की वास्तव में अच्छी प्रवृत्ति थी कि वह चाहे किसी भी दिशा से आग का गोला आए, वह हमेशा चकमा दे देता था। आधे घंटे हो गए और एशलिन रुक रुक कर हमला करती रही। हर कुछ सेकंड में राक्षस के शरीर पर बड़े छेद खुल जाते लेकिन कुछ ही सेकंड में वे बिना किसी समस्या के ठीक हो जाते और सबसे बुरी बात यह थी कि यह राक्षस किसी कारण से ठीक लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऊर्जा हानि नहीं हुई है, जैसे कि वह घंटों से मेरा पीछा नहीं कर रहा था और न ही उसका शरीर कई बार टुकड़े टुकड़े हुआ था। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा थी जो चाहे वह कितना भी उपयोग कर ले, खर्च नहीं होगी। बैंग बैंग बैंग। एक और घंटा बीत गया और एशलिन बिना रुके हमला करती रही। मैं देख सकता था कि उस पर थकान के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे लेकिन इसके बावजूद वह हमला करती रही। शाम हो चुकी थी और पूरा अंधेरा हो चुका था और अब मैं स्कॉर्पियन टेल बेल को हल्की सी चमकते हुए देख सकता था, जबकि एशलिन आग में लिपटी हुई थी और बेल पर हमला कर रही थी। मैं बस लड़ाई देख रहा था जब मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं दिन में नहीं देख पाया था। मैंने देखा कि जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जा रही थी, उसके सिर पर सींग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। यद्यपि यह अदृश्य गति से मंद होता जा रहा है, फिर भी यह निश्चित रूप से मंद होता जा रहा है। मैंने सोचा कि क्या इसने ऊर्जा प्रकार के चमत्कारी फल खाए होंगे। कुछ ऊर्जा प्रकार के चमत्कारी फल व्यक्ति के शरीर में दूसरी ऊर्जा भंडारण बनाने में मदद करते हैं और व्यक्ति उसमें ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। कोई व्यक्ति कितना संग्रहित कर सकता है ये चमत्कारी फल पर निर्भर करता है। ये देखकर कि उसमें अपनी ऊर्जा को ठीक करने के लिए असीमित मात्रा में ऊर्जा थी, उसने अवश्य ही उस प्रकार का ऊर्जा फल खाया होगा। इस राक्षस ने अपनी प्रतिभा का पूरा फायदा उठाया था और काफी चमत्कारी फल खा लिए थे। मुझे लगता है कि इस कमीने ने मुझसे और एशलिन से भी ज्यादा चमत्कारी फल खा लिए थे। इस राक्षस की क्षमता इसकी सूंघने की प्रतिभा के साथ बहुत बड़ी है और अगर यह बड़ा हो जाता है तो यह इस खंडहर का अधिपति बन सकता है और इस खंडहर की सीमा को भी तोड़ सकता है। ये बहुत अच्छा होगा यदि एशलिन अपने द्वितीयक भंडारण में छिपी हुई सारी ऊर्जा को समाप्त करने में सक्षम हो। यह उसे बचाने का एकमात्र तरीका है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एशलिन को उसके सिर पर आग का गोला मारने का मौका मिलेगा। समय बीतता गया और एशलिन थकने के बावजूद उस पर हमला करती रही। मैं महसूस कर सकता था कि वह इस राक्षस को मारना चाहती थी और उसका इरादा बहुत सरल था। अचानक युद्ध के मैदान में एक परिवर्तन होता है। राक्षस जो अभी एशलिन को खाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसके शरीर का आधा हिस्सा कई बार विस्फोट से टूट जाने के बावजूद भाग रहा है। इसकी ऊर्जा खत्म होने वाली है। मैंने सोचा, ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं था। एशलिन जो घंटों से इसकी ऊर्जा खत्म करने की कोशिश कर रही थी, उसने भी यह महसूस किया और यही वजह है कि उसका हमला और भी भयंकर हो गया। बैंग बैंग बैंग। राक्षस को भागते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और एशलिन उग्र आक्रमण के साथ उसके ठीक पीछे चल रही है।
राक्षस में अभी भी पुनर्योजी क्षमताएं हैं, लेकिन उसकी पुनर्योजी गति थोड़ी धीमी हो गई है। अगर ये थोड़ा और धीमा हो जाता तो राक्षस एशलिन के हमलों का सामना नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राक्षस ही बुद्धिहीन है, एशलिन भी वास्तव में इतनी थक चुकी है कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए बमुश्किल ही कोई ऊर्जा बची है। लेकिन वह अभी भी उस पर हमला जारी रखे हुए है, वह किसी भी कीमत पर इस राक्षस को मारना चाहती थी। कुछ और मिनट बीत गए और उसकी चलने की गति और भी धीमी हो गई, जिससे वह चोटों के बावजूद संभल नहीं सका और उसकी चाल भी अस्थिर हो गई। ऐसा महसूस होने लगा कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है। मुंह अचानक वह रुक गया और बहुत जोर से एशलिन पर गुर्राया। मैं शायद समझ न पाया, लेकिन मैं अभी भी देख सकता था कि यह एक चेतावनी है। अगर एशलिन ने हमला जारी रखा तो वह एशलिन के साथ कुछ ऐसा करेगा जो उन दोनों के लिए हानिकारक होगा। एशलिन, सावधान रहना, मैंने एशलिन से कहा, और मैं भी तैयार हो गया कि कहीं वह कुछ कर न ले। इस राक्षस ने कई चमत्कारी फल खाए थे और उनसे कई क्षमताएं प्राप्त की थीं, और अब वह उस क्षमता का पुनः उपयोग कर सकता है जो एशलिन के लिए घातक हो सकती है। एशलिन ने राक्षस की चेतावनी की परवाह नहीं की और हमला करना जारी रखा। ये देखकर कि हमले उसकी ओर आ रहे हैं, उसकी आंखें अतुलनीय रूप से कठोर हो गईं और एशलिन के प्रति उसकी सारी हत्या की मंशा अचानक गायब हो गई। मैं उसमें से हत्या की भावना गायब होते देखकर चिंतित हो गया, जब अचानक राक्षस का शरीर मूर्त होने लगा और फिर वह अंगूठे के नाखून के आकार का छोटा होने लगा। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह चमकीली लाल छोटी ऊर्जा गेंद धुंधली गति से एशलिन की ओर बढ़ी। एशलिन उससे बचना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि गेंद बहुत तेज थी। वह छोटी सी गेंद एशलिन से टकराए और उसके शरीर में गायब हो गई, और अगले ही पल एशलिन अचानक बेहोश हो गई और अपना आकार छोटा करते हुए गिरने लगी। एशलिन, मैंने जोर से चिल्लाया और मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और उसकी ओर गोली चलाई। मैं लड़ाई से थोड़ी दूर था, लेकिन मिनी ब्लास्ट की मदद से मैं उसे पकड़ने में सक्षम था, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती और खूनी पेस्ट में बदल जाती। जब तक मैंने उसे पकड़ा तब तक वह सिकुड़कर अपने मूल आकार में आ चुकी थी। उसके संपर्क से मुझे महसूस हुआ कि उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां स्थिर हैं, लेकिन वह बहुत बेहोश थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह ठीक लग सकती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खतरनाक है। उस राक्षस की जो भी क्षमता है वह उसका आखिरी मौका है, और यह स्पष्ट था कि वह अपनी इस हरकत से एशलिन के साथ कुछ करना चाहता था। मैंने एशलिन को धीरे से हिलाया, ये सोचकर कि शायद वह जाग जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सोचकर कि उसके जागने में काफी समय लग सकता है, मैंने उतरने से पहले एक अच्छी जगह ढूंढनी शुरू कर दी। धप, मैं जमीन पर उतरा और निवास स्थान को बाहर निकाला। मेरा निवास स्थान, जिसे मैंने एशलिन को बचाने जाने से पहले सक्रिय कर दिया था, अभी भी वहीं है, लेकिन मैं इसे लेने के लिए वहां नहीं जा रहा था। उस निवास में स्वयं निवास के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, और मेरे पास कुछ और निवास हैं जो उससे बेहतर गुणवत्ता वाले हैं। वे हैं जो मुझे ग्रिम राक्षस भंडारण में मिले थे, जिन्हें उसने मनुष्यों से लिया था, जिन्हें उसने मार डाला था। मैंने इन आवासों का उपयोग नहीं किया क्योंकि मैं इसके साथ काफी असहज महसूस करता था, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह मेरे लिए सबसे अच्छा आवास है। ये ट्रिपल सुरक्षा के साथ पीक नाइट ग्रेड है, यहाँ तक कि मध्य क्षेत्रों से आए राक्षस भी कम से कम 1 घंटे तक इस निवास में घुसने में सक्षम नहीं हो सकते। घर में प्रवेश करने के बाद मैंने एशलिन के साइज का बिस्तर निकाला और उसे वहां रख दिया। फिर मैं फ्रेश होने चली गई। वापस आने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू करने से पहले फिर से एशलिन की जांच की। खाना बनाने के 1 घंटे बाद मैं अकेले ही खाना बनाने लगा, जबकि एशलिन की पूरी प्लेट मेरे सामने रखी हुई थी। आदत के कारण मैंने उसकी प्लेट भर दी थी। मैंने चुपचाप खाना खाया और खाना खत्म करने के बाद मैंने अभ्यास कक्ष में बॉडी क्लींजिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूँ। हॉन्फना, जब मैं शरीर की सफाई की तकनीक पूरी करने के बाद स्नान करके वापस आई तो मेरे मुंह से एक बड़ी चीख निकल गई। टैप टैप। एशलिन, जो एक छोटे से बिस्तर पर चुपचाप बेहोश पड़ी थी, अब चमकीले लाल ऊर्जा आवरण से ढकी हुई है जो कांच की तरह दिखता है, और जब मैंने इसे छुआ तो पाया कि यह ठोस है। ये पूरी तरह से एशलिन में लिपटा हुआ था, और यदि मुझे ये स्पष्ट रूप से महसूस न होता कि वह चमकदार लाल कांच जैसी ऊर्जा में लिपटी हुई है, तो मैं निश्चित रूप से सोचता कि एशलिन ने लाल कांच को अपने में बदल लिया है। मैंने एक बार फिर से जांच की कि वह ठीक है और फिर से अभ्यास करने चला गया, और इस बार मैं अपने साथ एशलिन का मिनी बिस्तर लाया था ताकि मैं होने वाले किसी भी बदलाव पर नजर रख सकूं। आज मैंने गुप्त गोलियों से समझने का निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि इससे मेरी बहुत अधिक आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई और मैं आधे घंटे तक असहाय हो गया।
इसलिए मैंने बस इसका अभ्यास करने का निर्णय लिया। आज मुझे गुप्त ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में बहुत प्रेरणा मिली। न केवल मुझे ये प्रेरणा पीछा करने के दौरान मिली, क्योंकि मैंने सैकड़ों बार रेमन के रोष को सक्रिय किया था, क्योंकि मैं ऊर्जा को लंबे समय तक रोक नहीं पाया था, और मुझे तब भी प्रेरणा मिली जब एश्लिन उस स्कॉर्पियन टेल बेल के खिलाफ लड़ रही थी। अतः सभी प्रेरणाओं के साथ मैंने रेमंड्स रोष का अभ्यास करना शुरू कर दिया और मैंने प्रगति करना शुरू कर दिया, और मेरी प्रगति की दर मेरी अपेक्षा से बेहतर है, क्योंकि न केवल मैं अपनी सीमा तक गुप्त ऊर्जा को चूसने में सक्षम था, बल्कि मैं इसे 1 मिनट तक रोके रखने में भी सक्षम हूँ। ये बहुत बड़ी प्रगति है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। मैंने इसका अभ्यास तब तक किया जब तक मुझे थकान महसूस नहीं हुई, न कि पूरी तरह थक जाने तक, और तकिया सिर पर रखने के 1 मिनट बाद ही मैं सो गया। मैं गहरी नींद में था जब मुझे अपने पेट में असहज सनसनी महसूस हुई, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि मैं गहरी नींद में था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर की ऊर्जा चूस रहा है, जिसने मुझे मेरी गहरी नींद से जगा दिया। और जब मैंने अपने अंदर देखा तो पाया कि लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस का आधा कोर जो मेरे पेट के अंदर था गायब हो गया था, और केवल इतना ही नहीं, मेरे रिफाइनमेंट इंजन में जो मैना था वह भी गायब हो गया था। उसमें मुश्किल से 1% बचा था और वह भी तेजी से गायब हो रहा है। जब मैंने इसके पीछे की अपराधी को देखा तो पाया कि वह एश्लिन है। वह बेहोशी की हालत में अंदर आई थी और सहज रूप से अंदर मौजूद सारी ऊर्जा को चूस रही थी। ये देखते हुए कि मेरे अंदर की ऊर्जा जल्द ही गायब हो जाएगी, मैंने लिeutenant चरण राक्षस कोर को बाहर निकाला और इसे अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे पेट तक पहुंचने से पहले ही राक्षस कोर घुलना शुरू हो गया था। राक्षस कोर ने 2 मिनट में मेरी एश्लिन को पूरी तरह से चूस लिया और मुझे दूसरे लेफ्टिनेंट चरण के राक्षस को खाना पड़ा, और पहले की तरह यह मेरे पेट तक पहुंचने से पहले ही घुलना शुरू हो गया, और इस बार एश्लिन ने पूरे कोर को चूसने में केवल 1 मिनट लिया। ये देखकर आश्चर्यचकित था कि राक्षस कोर कितनी तेजी से गायब हो रहा है और चूसने की गति बढ़ रही है। मैंने कैप्टन स्टेज मॉन्स्टर के कोर को बाहर निकालने से पहले कुछ देर सोचा। कैप्टन स्टेज मॉन्स्टर को मैं मुश्किल से संभाल सकता था, लेकिन मैं इसे रात भर अपने पेट में नहीं रख सकता क्योंकि मैं लिeutenant स्टेज मॉन्स्टर कोर को रखता हूँ। गल्प। ये देखते हुए कि लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर जल्द ही गायब हो जाएगा, मैंने कैप्टन स्टेज मॉन्स्टर कोर को निगल लिया। जैसे ही यह मेरे अंदर प्रवेश करता है, ये भी घुलना शुरू हो जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर की तुलना में घुलने की गति बहुत धीमी है। मैंने कई कैप्टन स्टेज मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाल लिया ताकि अगर एश्लिन को उन्हें चूसने की जरूरत पड़े तो वह तैयार रहे। मैंने हमारे संपर्क सूत्र के माध्यम से एश्लिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय इसके कि उसकी आत्मा सुरक्षित है और उसके महत्वपूर्ण अंग ठीक हैं। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। इन राक्षस कोर में निहित ऊर्जा अपार है, वे राक्षस का जीवन रक्त है, शुद्ध ऊर्जा की भौतिक अभिव्यक्ति है, लेकिन एश्लिन राक्षस कोर को इतनी अपार ऊर्जा के साथ चूसती रही जैसे वह सामान्य पानी पी रही हो। ये सोचते हुए कि मुझे जागने के बाद ही पता चलेगा, मैं एक के बाद एक राक्षस कोर खाता रहा। जल्द ही मैंने 3/2 लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर और 10 कैप्टन स्टेज मॉन्स्टर कोर खा लिए, लेकिन अभी भी एश्लिन की भूख शांत नहीं हुई। वह मॉन्स्टर कोर की मांग करती रही और उसकी चूसने की गति भी बढ़ गई। अब वह सिर्फ 15 सेकंड में कैप्टन स्टेज मॉन्स्टर कोर को चूस सकती थी। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अधिक शक्तिशाली खाने की आवश्यकता होगी, मैंने सोचा, और मेजर स्टेज मॉन्स्टर कोर खाने जा रहा था, लेकिन कुछ साहसी खाने के लिए मैंने अपना विचार बदल दिया। जल्द ही मैंने गहरे हरे रंग का राक्षस कोर निकाला और इसे अपने मुंह में डाल लिया। ये साजन चरण के औषधीय राक्षस का कोर है। अब तक मैंने औषधीय राक्षस के कोर को खाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी, इसके बारे में बात भी नहीं की थी। औषधीय राक्षस गार्डन के बाहर मौजूद उनके समकक्ष की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे उनसे पूरी तरह से अलग हैं। न केवल वे अत्यधिक शक्तिशाली हैं, बल्कि उनके मूल में भी प्रचुर औषधीय ऊर्जा है। उनके कोर में सामान्य राक्षस कोर की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक ऊर्जा होती है, और इसमें सामान्य राक्षस कोर की बरसक ऊर्जा की तुलना में औषधीय ऊर्जा अधिक होती है। मैं इसे बहुत खाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि इससे मुझे औषधीय राक्षसों को खाने से मिलने वाले लाभों की तुलना में 100 गुना अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसके अंदर औषधीय ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि मुझे इसे खाने की तो दूर, इसके बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब एश्लिन कोर से ऊर्जा चूस रहा है, मैं इसे खाने की हिम्मत करता हूं ताकि मुझे इसका अनुभव हो सके,
इसलिए यदि यह उतना खतरनाक नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी तो मैं सामान्य राक्षस कोर के बजाय औषधीय राक्षस कोर का उपयोग करना शुरू कर सकता हूँ। यह अच्छी बात है कि मैं इसके प्रति सतर्क रहा। मैंने सोचा कि जैसे ही मैं अपने पेट में कोर तक पहुंचा, साजन चरण के राक्षस से आने के बावजूद यह औषधीय राक्षस कोर मुश्किल से घुल रहा था। यह 1 मिनट था, लेकिन यह मुश्किल से 4% ही घुला था, जबकि 6 कैप्टन चरण में राक्षस कोर को अभी एशलिन द्वारा चूसा गया होता। समय बीतता गया और लगभग 20 मिनट बाद औषधीय राक्षस का मूल मेरे पेट से गायब हो गया और मैंने औषधीय राक्षसों के मूल को जारी रखने के बजाय फिर से कैप्टन चरण राक्षस कोर को खाना शुरू कर दिया। औषधीय राक्षस के मूल को खाना महज एक प्रयोग था, एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग, और मुझे पता चल गया कि मैं क्या चाहता था और मुझे यकीन हो गया कि मैं उस चीज को अपने अंदर कभी नहीं डालूंगा। यदि एशलिन ने बीच में ऊर्जा चूसना बंद कर दिया होता तो वह कोर मुझे नष्ट कर देता, इसलिए बेहतर है कि मैं राक्षसी कोर खाता रहूं जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं, बजाय उन कोर के जो मुझे रक्त की बौछार में नष्ट कर सकते हैं। आखिरकार खत्म। समय बीतता गया और मैं राक्षस कोर खाता रहा और लगभग 20 मिनट बीतने पर मुझे लगा कि एशलिन की चूसने की गति कम हो रही है और कुछ सेकंड बाद ये पूरी तरह से बंद हो गई और मेरे पेट में कैप्टन स्टेज राक्षस कोर का एक छोटा सा हिस्सा रह गया जिसे मैं बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। लगभग 45 मिनट की इस अवधि में एशलिन ने एक औषधीय राक्षस कोर, 3/2 लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस कोर और लगभग 100 कैप्टन स्टेज राक्षस कोर खाए थे। यह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है जो मेरी 1 वर्ष से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एशलिन ने इसे 1 घंटे के भीतर ही समाप्त कर दिया, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों थी। एशलिन ऊर्जा का बहुत सारा भार गटकने के बाद पूरी तरह से चुप हो गई थी। हमारा संबंध भी धुंधला हो गया था। अब केवल एक ही बात मैं बता सकता हूँ कि वह मेरे अंदर है। ये देखते हुए कि इसमें समय लग सकता है, मैं बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चली गई क्योंकि भोर हो चुकी थी। फ्रेश होने के बाद मैंने तब तक खाया जब तक मुझे अपने अंदर असहज गर्मी महसूस नहीं हुई और फिर मैंने बॉडी क्लीनिंग तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया जो मैं रोजाना करता हूँ। धप। कुछ समय बाद मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और मेरे थके हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो कल मैं मास्टर स्टेज के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता हूं और फिर मैं अपने पास मौजूद चमत्कारी फल को खा सकता हूं और सीधे लेफ्टिनेंट स्टेज तक पहुंच सकता हूं। स्नान और 1 घंटे के आराम के बाद मैंने गुप्त विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैं गुप्त विधि का अभ्यास करने के बहुत करीब हूं और 2 से 3 दिनों में मैं इसका पूरी तरह से अभ्यास कर लूंगा। मेरे पूर्णतया अभ्यास करने का अर्थ है कि मैं अपनी सीमा तक गुप्त ऊर्जा को सोखने में सक्षम हो जाऊंगा और इसका पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। क्योंकि मैं गुप्त कौशल की कितनी शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, तो इसका उत्तर 1% से भी कम होगा। यहां तक कि एशलिन जो कि गुप्त विधि का प्रयोग बहुत अच्छे से कर रही है, वह भी इसकी शक्ति का मात्र 1% ही दिखा पा रही है। शूरवीर अवस्था में वे मनुष्य गुप्त विधि की शक्ति का बमुश्किल 10% ही उपयोग कर पाते हैं। यह उनकी देह और आत्मा की शक्ति की सीमा है। कुछ संकी लोग कौशल की शक्ति का 10% से अधिक उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यक हैं क्योंकि उन्हें न केवल उच्च समझ की आवश्यकता होती है, बल्कि गुप्त ऊर्जा को सहन करने के लिए मजबूत शरीर और आत्मा की भी आवश्यकता होती है। मैंने तब तक अभ्यास किया जब तक मुझे थकान महसूस नहीं होने लगी और फिर मैंने जाने की तैयारी शुरू करने से पहले थोड़ा खाया। मैं एशलिन के जागने का इंतजार नहीं कर सकता था। केवल 3 दिन पहले ही मुझे पता चला कि महल दिखाई देगा या नहीं, और यदि महल दिखाई दिया तो मुझे वहां जाने के लिए समय चाहिए होगा। यदि मैं भाग्यशाली हूं तो महल मेरे ठीक बगल में दिखाई दे सकता है, या यह इतना दूर भी हो सकता है कि मुझे वहां पहुंचने में 1 सप्ताह लग जाएगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि महल कहाँ दिखाई देगा। मैंने सब कुछ पैक कर लिया और घर से निकलने ही वाला था कि अचानक मैं रुक गया और मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई क्योंकि एशलिन और मेरे बीच की एकमात्र कड़ी फिर से स्थिर नहीं हो गई थी। मैंने पाया कि एशलिन भी जाग रही है। चबाओ चबाओ। एशलिन मेरे पास आए और चहचहाने लगी और मैं आदतन उसे सहलाने ही वाला था कि उसमें आए स्पष्ट बदलावों को देखकर मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। एशलिन पर स्पष्ट परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उसके पंख अधिक चांदी जैसे हो गए हैं और उनमें स्टील जैसी चमक है, और जब मैंने उन्हें छुआ तो मैंने पाया कि उनकी बनावट नरम थी लेकिन वे स्टील की तरह सख्त हो गए हैं। मैंने अपने सनफायर को जलाने की भी कोशिश की है, लेकिन थोड़ा लाल होने के अलावा उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एशलिन में ये सबसे बड़ा बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव है उसके माथे पर उभरी छोटी सी लाल क्रिस्टलीय दरार। ये रूबी की तरह चमकीला लाल है और उस पर बहुत अच्छा लग रहा है।
एशलिन, उस राक्षस के तुम्हारे अंदर जाने के बाद क्या हुआ? मैंने एशलिन से पूछा। मुझे नहीं पता कि उस राक्षस के ऊर्जा की एक छोटी सी गेंद में बदल जाने और उसके अंदर जाने के बाद क्या हुआ। चबाओ 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 चबाओ। एशलिन ने अपने पंखों को हिलाते हुए चहचहाहट की। वह बहुत प्यारी लग रही थी जब उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा कि जब वह राक्षस उसके अंदर आया तो वह उसे खाना चाहता था, लेकिन उसने प्रतिरोध किया और उसे खा लिया, तथा उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं है। आपके सिर पर वह क्रिस्टल जैसा आंसू क्या है? मैंने पूछा। वह चमकीला क्रिस्टल जैसा आंसू उस पर अद्भुत लग रहा था और उसे काफी आकर्षक बना रहा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। उसके माथे पर दिखाई देने का कोई कारण अवश्य होगा। चबाओ चबाओ। वह फिर से चहकती है, अपना छोटा सा सिर हिलाती है और अपने पंखों को थोड़ा सा हिलाती है। उसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। क्या तुम्हें कोई नई क्षमता मिली या कुछ अलग महसूस हुआ? मैंने फिर पूछा। उसने किसी तरह राक्षस को पूरा खा लिया था। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ा था। इसका मतलब है कि उसने न केवल मांस खाया था, बल्कि उसका अंदरूनी हिस्सा भी खाया था। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि उसे राक्षस की एक या दो क्षमताएं विरासत में मिले जो उसे चमत्कारी फल खाने के बाद मिली थीं। चबाओ चबाओ। लेकिन मुझे निराशा हुई कि उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है कि राक्षस से उसे कौन सी क्षमताएं विरासत में मिली हैं या नहीं। हालांकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस राक्षस को पूरा खाने के बाद उसे कुछ विरासत में मिला है। उसका स्टील जैसा फर और माथे पर लाल क्रिस्टल जैसा आंसू इसका स्पष्ट प्रमाण है। चिंता मत करो, हमें जल्द ही तुम्हें प्राप्त हुई योग्यताओं के बारे में पता चल जाएगा। मैंने एशलिन से कहा और उसका निराश चेहरा देखकर उसे धीरे से सहलाया। चबा चबा। बेशक तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने कहा। जैसे ही मैं घर के पास जाने वाला था, एशलिन ने मुझे रोक दिया और कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। मैंने पहले से ही 2 लोगों के लिए भोजन बना रखा था, इसलिए मैंने जल्दी से सारा बचा हुआ भोजन गर्म किया और एशलिन को परोस दिया। वह वास्तव में भूखी थी। मैंने सोचा जब मैंने उसे सारा बचा हुआ खाना साफ करते देखा। वहां बहुत सारा बचा हुआ खाना था, लेकिन उसने सब खा लिया था। अब जब तुमने खाना खा लिया है तो चलो, मैंने एशलिन के पीछे से कहा जब हम घर से बाहर निकले। चबाओ 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 चबाओ। मैंने जल्दी से निवास को निष्क्रिय कर दिया और मिनी विस्फोट के साथ आकाश में छलांग लगाने के लिए मिनी विस्फोट को सक्रिय करने ही वाला था कि एशलिन ने फिर से चहचहाहट की। क्या तुम्हें यकीन है इससे तुम पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा? मैंने एशलिन से पूछा। क्योंकि मैं आकाश में छलांग लगाने ही वाला था, एशलिन ने मुझे अपने ऊपर सवार होने के लिए कहा था। चबाओ चबाओ चबाओ। वह फिर से चहक उठी और कहने लगी कि उसे कोई भार महसूस नहीं होगा और वह बुगर होने लगी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मॉफ का चमत्कारी फल एशलिन के लिए सबसे उपयुक्त है। उसके बड़े होने के साथ मुझे अब परिवहन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा और एशलिन की ओर चल दिया और उस पर बैठ गया। मैंने पहले भी उड़ने वाले राक्षस की सवारी नहीं की है, यह मेरी पहली सवारी होगी। हॉन्फना। जैसे ही मैं एशलिन पर बैठने वाला था, उसने सबसे आश्चर्यजनक काम किया। उसने अपनी पहली क्षमता दिखाई जो उसे राक्षस से विरासत में मिली थी, और यह क्षमता आश्चर्यचकित करने वाली थी। उसने अपनी रजत अग्नि को बुलाया और अपने ऊपर अग्नि का एक आदर्श आसन बनाया, और वह अग्नि आसन तेजी से अपनी प्राकृतिक गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल गया। उसने न केवल अपनी चांदी की आग की स्थिति बदल दी थी, बल्कि उसका तापमान भी बदल दिया था, क्योंकि मुझे उससे कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। भौतिकवादी राज्य का परिवर्तन। ये भौतिकवादी राज्य का परिवर्तन है। ये क्षमता मेरे लिए अज्ञात है क्योंकि वृश्चिक पूंछ वाले बैल ने इसका उपयोग नहीं किया था। राक्षस के पास विष आक्रमण की क्षमता है, लेकिन उसने अपनी अवस्था नहीं बदली थी। तरल तीर की अवस्था बदलने से प्रभाव कम हो जाता, इसलिए यह समझा जा सकता है कि उसने इस क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया था। उस बिच्छू पूंछ राक्षस ने उच्च स्तरीय परिवर्तन फल खाया होगा। इस क्षमता के केवल इसकी स्थिति और तापमान को बदलने के अलावा भी कई उपयोग थे। अगर एशलिन को यह पता नहीं चला तो मुझे उसे सिखाना होगा। एशलिन, तुम इस क्षमता को कैसे बुलाती हो? मैंने उत्साह से पूछा। अगर वह इस क्षमता को बुला सकती है तो वह अन्य क्षमताओं को भी बुला सकती है। उसे बस वही करना होगा जो उसने इस क्षमता को बुलाते समय किया था। चबाओ 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 चबाओ। एशलिन ने चहकते हुए कहा कि उसे नहीं पता, वह तो बस मेरे लिए हॉनेस बनाना चाहती थी ताकि मैं आराम से बैठ सकूं, और उसने ऐसा ही किया और यह घटना घटित हुई। जवाब सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया। आमतौर पर वह बहुत होशियार होती है, लेकिन कभी कभी वह वास्तव में नासमझ हो जाती है।
एशलिन, क्या आप हॉनेस को छोटा और कम ध्यान देने योग्य बना सकती हैं? मैंने पूछा। मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग एशलिन की इस क्षमता पर ध्यान दें। ये क्षमता बहुत उपयोगी है और इसके असीमित अनुप्रयोग हैं, इसलिए इसके बारे में कम लोगों को जानकारी हो तो बेहतर है। चबाओ चबाओ चबाओ। वह चाहक उठी और हॉनेस छोटा होने लगा। ये थोड़ा सघन और मुश्किल से ध्यान देने योग्य हो गया और यह भी मदद करता है कि एशलिन की आंख चांदी की है, इसलिए बहुत कम लोग इसे करीब से भी नोटिस कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने कहा और एशलिन के ऊपर बैठ गया और अगले ही पल एशलिन ने हवा में छलांग लगा ली। फिलहाल मुझे एशलिन पर सवारी करने के लिए एक हॉनेस की आवश्यकता थी, लेकिन जब मुझे सवारी का थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। वो एशलिन ऊंची उड़ान भरती गई और जल्द ही हम बादलों में थे। चेहरे पर हवा का एहसास करते हुए उस पर सवारी करना अद्भुत लगता है। मुझे हमेशा यह उम्मीद थी कि एशलिन बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी कि मैं उस पर सवारी कर सकूं जैसे मेरे कुछ दोस्त अपने राक्षस पर सवारी करते हैं, लेकिन मेरी यह उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि उसका बढ़ना लगभग बंद हो गया। जब मैंने मॉफ के चमत्कारी फल को देखा तो मेरे दिल में फिर से उम्मीदें जागने लगी और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एशलिन ये फल खाने में सक्षम हो जाती है तो न केवल यह उसके लिए बहुत मददगार होगा, बल्कि यह मेरे लिए भी बहुत लाभकारी होगा। और अब उसने न केवल मॉफ का चमत्कारी फल खा लिया, बल्कि उसने उस राक्षस को भी खा लिया जिसके पास भगवान जाने कितनी क्षमताएं हैं, और अब उनमें से कुछ या सभी एशलिन को विरासत में मिल गई हैं। एशलिन पर सवार होकर मैंने नीचे देखा कि मुझे कोई इमारत मिल जाए, चाहे वह खजाने का महल हो या योनिक आशीर्वाद का महल, सब कुछ ठीक है जब तक कि यह मेरी ताकत को बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। एशलिन के उत्परिवर्तन को 2 दिन हो चुके थे और मुझे कहना होगा कि ये 2 दिन इस खंडहर में मेरे सबसे बुरे दिनों में से एक थे। न केवल मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जो मेरी ताकत बढ़ा सकता था, और मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मिला था जिसके खिलाफ एशलिन लड़ सकती थी और अपनी विरासत में मिली क्षमताओं को और अधिक प्रकट कर सकती थी। हम पर हमला करने वाले सभी राक्षस और ग्रिम इतने कमजोर थे कि उन सभी को एशलिन ने एक ही आग के गोले से मार डाला। उसने कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए एक से अधिक आग के गोले का इस्तेमाल नहीं किया था। अब राज्य बंद होने में केवल 11 दिन बचे हैं और कल बड़ा दिन है। कल वह दिन है जिसका सभी को इंतजार है। ये वह दिन है जब खंडहरों के पार सभी महल दिखाई देंगे, या हो सकता है कि वे पिछले 2 बार की तरह दिखाई दें। यही वह समय है जब मिडजोन के राक्षस जो अब तक छिपे हुए थे दिखाई देंगे। मुझे आशा है कि कल महल दिखाई देंगे क्योंकि वहां जीवन बदलने का अवसर मौजूद है। पिछले 2 दिनों में जितनी भी इमारतें मुझे दिखीं वे या तो टूटी हुई थीं या उनकी संरचना में दरारें थीं, और उनके अंदर जाना बहुत खतरनाक था। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। मैं नीचे देखता रहा कि कोई संरचना तो नहीं दिख रही। 2 घंटे पहले मुझे एक संरचना दिखी थी, लेकिन वह भी अन्य संरचनाओं की तरह क्षतिग्रस्त थी। इस तरह के खजाने के महलों की खोज करना काफी कुशल है। ये तब से भी अधिक कुशल है जब मैंने अपने मिनी ब्लास्ट का उपयोग किया था। एशलिन पर सवारी करते समय मैं इमारतों को खोजने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित कर सकता था। एशलिन, चलो यहीं उतरते हैं, मैंने एशलिन से कहा जब मैंने ऊपर से एक और इमारत देखी, हर बार की तरह उम्मीद करते हुए कि यह इमारत टूटी हुई या टूटी हुई संरचना वाली नहीं होगी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे मेरे चेहरे पर मुस्कान बढ़ती गई क्योंकि मैंने पाया कि यह इमारत पूरी तरह से सुरक्षित है और इस पर रूनिक संरचना भी ठीक है। मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका क्योंकि इस पर दरारें थीं। यह इमारत काफी बड़ी है, उस भंडार से भी बड़ी जिसमें मैं पहले गया था। इसके आकार को देखकर लगता है कि इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा। मैं इमारत के पास नहीं उतरा था, लेकिन उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एशलिन ने मुझे बताया था कि वहां कुछ शक्तिशाली लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि वे एशलिन की मौत क्षमता को देखें। ग्रिम राक्षस चमत्कारी फलों के दीवाने हैं और अगर उन्हें पता चले कि एशलिन ने चमत्कारी फल खाया है तो वे उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी और एशलिन की मौजूदा शक्ति के साथ हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन वहां कुछ इंसान भी मौजूद हैं और मैं साथ ही इंसानों को तब तक नहीं मारना चाहता जब तक कि उनका मुझे मारने का इरादा ना हो। जहाज पर उतरने के बाद एशलिन मेरे अंदर चली गई और मैंने अपना मुखौटा और लबादा उतार दिया और उस इमारत की ओर चल दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ी इमारत है और यह इमारत भंडार से भी बड़ी है, लेकिन किसी कारण से दोनों तरफ निवास स्थापित करने वाले मानव और ग्रिम राक्षस अंदर नहीं जा रहे हैं। इस इमारत में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, अन्यथा ग्रिम राक्षस और मनुष्य इमारत के अंदर चले गए होते।
मैं पूछताछ करने के लिए मानव पक्ष की ओर जाने ही वाला था कि तभी मैंने ग्रिम राक्षसों के समूह में परिचित ग्रिम राक्षस को देखा। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने ग्रिम राक्षस से कहा। मेरी चीख सुनकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए और कुछ ग्रिम राक्षस भी थे, लेकिन 3 ग्रिम राक्षस जिन्होंने मुझे पहचान लिया था, वे घृणा और क्रोध से मेरी ओर देख रहे थे। इतना उदास क्यों हो, मैंने ग्रिम राक्षस से कहा, क्योंकि उससे बात करने के बाद वह मुझ पर और भी अधिक क्रोधित होने लगा था। freewebnovel.com। ये ग्रिम राक्षस टाइगरमैन है, वही टाइगरमैन जिसने कुछ दिन पहले युद्ध के मैदान में मेरा पीछा किया था। तुम केवल इधर उधर भाग सकते हो, क्या तुम हमारे मालिक से लड़ने की हिम्मत रखते हो? टाइगरमैन के पास खड़े ग्रिम राक्षस ने कहा। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने सहजता से पूछा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मेरे चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उत्साह का भाव था। मेरी शक्ति वर्तमान में टाइगरमैन के बराबर या उससे थोड़ी अधिक है, और यदि मैं उससे काफी देर तक लड़ता रहूं तो मैं उसे मार भी सकता हूं। लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मेरा ध्यान पीले स्नेकमैन पर है जो कोने से मुझे देख रहा था। इसके माथे पर केवल 3 सितारे हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली है और केवल एशलिन ही इसके खिलाफ लड़ सकती है। सभी 11 ग्रिम जाति के राक्षसों के सिर पर 3 सितारे चित्रित थे, लेकिन उनमें से केवल 4 विशेष रूप से शक्तिशाली थे। 4 ग्रिम राक्षसों में से टाइगरमैन सबसे कमजोर था, जबकि स्नेकमैन सबसे मजबूत था। टाइगरमैन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैं मानव पक्ष की ओर चला गया। मानव पक्ष ग्रिम राक्षस की तुलना में थोड़ा कमजोर है, लेकिन वे इतने कमजोर नहीं हैं कि वे आसानी से बिना मरे ग्रिम राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। और मानव पक्ष के पास 3 स्टार एलिट की शक्ति है, और लड़की जो मेरी उम्र की दिखती है वह विशेष रूप से शक्तिशाली है। उसकी युद्ध शक्ति उस पीले सांप आदमी के बराबर है। तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? मैंने सीधे लड़की से पूछा। हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लाख कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। उसने सीधे जवाब दिया। ये कब दिखाई दिया? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। जब हम इसके पास पहुंचे तो ये पहले से ही खुला हुआ था। उसने जवाब दिया। इसका मतलब है कि यह इमारत कुछ समय के लिए दिखाई दी थी, लेकिन इसके द्वार किसी कारण से नहीं खोले जा सके। क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? मैंने पूछा। थोड़ी सी संभावना है कि मैं दरवाजा खोल सकूं। आप प्रयास कर सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज से मुझे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि उन सभी ने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। मैं दरवाजे की ओर चला और ग्रिम जाति के राक्षसों पर नजर रखे रहा, ताकि यदि वे हमला करें तो मैं तुरंत अपना गुप्त कौशल सक्रिय कर सकूं, जिसका मैंने लगभग पूरी तरह से अभ्यास कर लिया था। मैं ग्रिम राक्षसों और मनुष्यों दोनों की आशा भरी निगाहों को महसूस कर सकता था, क्योंकि यह आखिरी दिन था जब वे अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। उसके बाद यदि महल दिखाई देता है तो वे उसकी ओर बढ़ जाएंगे। मैं उस बड़े लाल दरवाजे के सामने रुक गया जो मुझसे लगभग 10 गुना बड़ा था। मैंने सावधानीपूर्वक अपने हाथ दरवाजे पर रखे और अंगूठी का जादू करने की प्रतीक्षा की, जैसे कि वह जादू करती है, लेकिन दरवाजे को धक्का देने के लिए मेरी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अंगूठी या दरवाजे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जाने दो, अगर दरवाजा सिर्फ धक्का देने से खुलता तो हम यहाँ बाहर इंतजार नहीं कर रहे होते। टाइगरमैन चिल्लाया। मैंने टाइगरमैन की चीख नहीं सुनी और धक्का देता रहा। अंगूठी अपना जादू दिखाती और दरवाजा खुल जाता, लेकिन 1 मिनट बीत गया और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। चरमराहट। कोई परिणाम न देखकर मैंने निराशा में आह भरी और दरवाजे से अपने हाथ वापस खींचने ही वाला था कि तभी मुझे घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी और अगले ही क्षण दरवाजा चरमरा उठा। क्रेक 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 क्रेक। जैसे ही चरमराहट की आवाज आई, मैंने अपने पीछे हवा महसूस की और अगले ही पल मैंने पाया कि दरवाजे को धक्का देने वाले तनावग्रस्त हाथ मनुष्यों और ग्रिम राक्षसों की ओर से थे। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुलने लगा और कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह खुल गया और सभी लोग बिना किसी परवाह के अंदर घुस गए। जैसे ही हम सभी ने विशाल हॉल में प्रवेश किया, हम सभी ने हॉल पर प्रक्षेपित भाषा को पढ़ने के लिए होमिंग बैंड को सक्रिय कर दिया। मुझे होमिंग बैंड को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी और मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बेहतर ढंग से पढ़ सकता था, जो होमिंग बैंड अनुवाद कर सकता था। योनिक आशीर्वाद का महल और यह शुद्ध आत्मा प्रकार का है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। किसी ने जोर से चिल्लाया। मैं भी प्रक्षेपण पर जो लिखा है उसे पढ़कर हैरान हूं। यह योनिक आशीर्वाद का महल है और आत्मा प्रकार का है, जो बहुत ही दुर्लभ है। आत्मा की ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति बढ़ाती है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी शारीरिक शक्ति के बजाय अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाना पसंद करेगा। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाना बहुत कठिन है।
आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक ज्ञात विधि सुप्रीम कंपैट एक्सरसाइज है, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत आसान नहीं है और जो चीजें आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाती हैं, वे बहुत दुर्लभ हैं। 17 औषधियों के फॉर्मूले में से केवल 2 ही आत्मा शक्ति उन्नति के फॉर्मूले हैं। इसलिए जब लोगों ने देखा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ आत्मा प्रकार का यूनिक आशीर्वाद महल है, तो उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है। यह अच्छी खबर है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। संरचनाओं के बीच कुछ ब्रोकेज देखा जा सकता है। 16 दरवाजे ठीक लग रहे थे, लेकिन ये कहा जा सकता था कि इस महल में अप्रत्याशितता शामिल होगी। इस बार इयोनिक आशीर्वाद के महल में मेरा रोमांच उतना आसान नहीं होगा जितना कि पिछली इयोनिक टॉवर में था। चल लड़की ने कहा और सभी लोग दरवाजे की ओर चलने लगे। वहां 16 दरवाजे हैं, इसका मतलब है कि 16 लोग होंगे जो यूनिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ मनुष्य निश्चित रूप से अपने राक्षसों के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। अगर सभी 21 लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए तो ये काफी खूनी होगा। खैर, मुझे चिंता नहीं है। मेरी और एशलिन की शक्ति से हम निश्चित रूप से खुद के लिए वेदी को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे, लेकिन दूसरे कैसे करते हैं, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। कदम। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा और अपने आप को एक बड़े हॉल में पाया। मेरे दाहिनी ओर एक प्रक्षेपण है जो मुझे बता रहा है कि यह परीक्षण क्या है। हॉल के केंद्र में शीर्ष पर टूटी हुई संरचना में कुछ चमक रहा है और वह चीज गेट है जो हॉल के दूसरी ओर है। परीक्षण बहुत सरल है। मुझे चमकती हुई वस्तु से आ रहे आत्मिक दबाव को सहन करते हुए हॉल को पार करके गेट तक पहुंचना था, जो कि हॉल का अंतिम छोर है। जब भी मैं टूटी हुई संरचना में चमकती हुई वस्तु को देखता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता, और मुझे पता है कि यह अच्छा संकेत नहीं है। ये हत्या नियम से आने वाली एक चेतावनी है। जो भी हो, वह वस्तु मेरे लिए बहुत खतरनाक है, खासकर तब जब ढकने वाली संरचना टूटी हुई हो। मैंने पीछे मुड़कर उस गेट की तरफ देखा जहां से मैं आया था, और आगे आने वाले खतरे का सामना करने के बजाय वापस लौटना चाहता था। मैंने जल्दी से उस झिझक को दूर किया और आगे की ओर देखा। यह मेरी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा मौका बहुत कम ही आता है, और अगर मैं इसे चूक गया तो मुझे नहीं लगता कि इस खंडहर में मुझे ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा। हालांकि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, और जब तक मैं उस चमकती हुई वस्तु का दबाव सहन कर सकूंगा, तब तक मुझे हॉल के दूसरी ओर स्थित गेट तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अपना मन बनाते हुए मैंने अंततः उस संरचना को अंदर ले लिया जो उस वस्तु की शक्ति को बाहर रख रही थी। धप। जैसे ही मैंने संरचना के अंदर कदम रखा, मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे अचानक गिरने में कोई भौतिक कारण नहीं है, ये सब मेरी आत्मा में है। आत्मा का दबाव इतना ज्यादा था कि मैं एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं रह पाया। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का दबाव इतना ज्यादा था कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही हिल पाया। मैं कुछ देर तक वहां लेटा रहा, ध्यान से उस चमकती हुई वस्तु से मिल रही अनुभूति को महसूस करता रहा। मेरे दिमाग में ज्ञान भर गया है, और शायद ही कोई ऐसी चीज बची हो जिसे मैं पहचान न पाऊं। तो मुझे बस इस भावना पर ध्यान केंद्रित करना है और जानना है कि कौन सी वस्तु मुझे दबा रही है। जब मैं उस वस्तु को जान लूंगा, तभी मैं इस दमन से निपटने की रणनीति तैयार कर पाऊंगा। सोल टेम्परिंग डायमंड। मैंने चौंककर मन ही मन कहा, और जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मेरे चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। अगर मैं जोर से हंस सकता तो जरूर जोर से हंसता। ये तो सचमुच खजाना है, मैंने मन ही मन कहा। इस दमनकारी ऊर्जा के सामने मुझे शीर्ष तल पर जो मिलेगा वह कुछ भी नहीं है। आत्मा को शांत करने वाला हीरा एक अनमोल खजाना है जो आत्मा को शांत करने में मदद करता है। शरीर की तरह आत्मा में भी कई अशुद्धियां होती हैं, लेकिन भौतिक शरीर के विपरीत आत्मा से अशुद्धियां निकालना आसान नहीं है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्मा संयम, हीरे जैसी अत्यंत बहुमूल्य चीजों की आवश्यकता होती है। अब यह मुझ पर निर्भर करेगा कि मैं इस ईश्वर प्रदत्त अवसर से कितना लाभ उठा पाता हूं। ऐसा होता है कि मैं इस अवसर का अधिकतम 1% ही उपयोग कर पाता हूं, लेकिन मैं इसका 100% उपयोग कर सकता हूं। ज्ञान में मुझे सोल टेम्परिंग डायमंड के बारे में जानकारी नहीं है। इस अनूठी दमनकारी ऊर्जा का उपयोग करने की एक विधि भी है। जब तक मैं अपनी आत्मा में इस अद्वितीय दमनात्मक ऊर्जा को प्रसारित करता रहूंगा, न केवल मेरी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि मैं इस दमनात्मक ऊर्जा को सहन भी कर सकूंगा और इस परीक्षा को पास कर सकूंगा। FREOMEGAABNORMAL.com। लानत है, बिना प्रतीक्षा किए मैंने अपनी आत्मा के अंदर इस अनोखे दमन को प्रसारित करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल मैंने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी आत्मा को तवे पर पका रहा हूं।
यह अब तक का सबसे भयानक दर्द है जिसे मैंने महसूस किया है। अब तक मैंने जो भी दर्द महसूस किया है वह ज्यादातर शारीरिक दर्द था, लेकिन अभी जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ वह आत्मा के स्तर पर है। मैंने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया है। मैं इस विधि को फिर से प्रसारित नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दांत पीस लिए और प्रसारित करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आत्मा टेम्परिंग डायमंड द्वारा उत्सर्जित इस ऊर्जा में से बहुत कम लिया। मुझे फिर से बहुत दर्द महसूस हुआ। ये पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी किसी भी शारीरिक दर्द से परे था। मैं इसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि इससे मुझे कितना लाभ होगा। यह ऐसा अवसर है जो जीवन में एक बार मिलता है और मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं खोना चाहता क्योंकि मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। दर्द से छटपटाते हुए मैं स्राव विधि से अपनी आत्मा के हर हिस्से में ऊर्जा प्रसारित करता हूँ। ये बहुत पीड़ादायक है। ये खुद को तवे पर तलने से भी अधिक पीड़ादायक था, लेकिन मैंने जारी रखा। मैंने इससे मिलने वाले लाभ के लिए जारी रखा। मैंने आत्मा को संयमित करने के लाभों के बारे में पढ़ा है और ये लाभ मेरे लिए पर्याप्त हैं, केवल प्रेम में और ऊर्जा के कुछ तंतुओं के संचार में। सोल टेम्पर डायमंड से यह ऊर्जा मेरी आत्मा को साफ करेगी और उसे ऊपर से शांत करेगी। ऐसी स्पष्ट और संयमित आत्मा के साथ न केवल मेरे विचार स्पष्ट हो जाएंगे बल्कि मेरी समझ शक्ति भी बढ़ जाएगी। इससे मेरी समझने की गति बढ़ जाएगी और मैं पहले की तुलना में अधिक कुशलता से उनका उपयोग कर सकूंगा और घूमते कवच में जो प्रगति होगी उसे भी न भूलें। लेकिन ये उससे कुछ भी नहीं है जो मुझे नाइट स्टेज से ऊपर उठने और लॉर्ड स्टेज में प्रवेश करने से पहले विरासत के साथ जुड़ने पर मिलेगा। विरासत के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए एक व्यक्ति के पास एक परिपूर्ण शरीर और आत्मा होना चाहिए। शरीर शुद्धिकरण तकनीक परिपूर्ण शरीर पाने के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए कोई ज्ञात विधि नहीं है। कुछ आत्मा शुद्धिकरण विधियां उन उच्च स्तरीय संगठनों के हाथों में अवश्य होनी चाहिए, लेकिन वे मेरे महाद्वीप में ज्ञात नहीं हैं, जिसे विश्व का एक ग्रामीण भाग माना जाता है। शरीर शुद्धिकरण तकनीक को किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आत्मा शुद्धिकरण विधियों को होती है। एक पूर्ण उत्प्रेरक के बिना आत्मा को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि आत्मा शुद्धिकरण विधियां यहाँ लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक संसाधन अपार हैं। एक उगता हुआ अनाज वाला सोल टेम्परिंग डायमंड पूरे शहर को हिला देने के लिए पर्याप्त है। लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे, यहाँ तक कि अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी के पास सोल टेम्परिंग डायमंड है तो वे हत्या भी कर सकते हैं। ये चीज किसी का जीवन बदल सकती है और अब मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सोल टेम्परिंग डायमंड द्वारा जारी ऊर्जा में अपनी आत्मा को शुद्ध करने का मौका मिला है। जब से मैंने इस अत्यंत पीड़ादायक ऊर्जा का संचार करना शुरू किया है, 10 मिनट बीत चुके हैं। पहले मिनट में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे मिनट से मैं सामान्य से अधिक स्पष्ट महसूस करने लगा और ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही मिनटों में मेरी आत्मा में ऐसे अविश्वसनीय परिवर्तन हुए। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं 1 घंटे तक शोधन करता रहा तो क्या होगा, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने अत्यधिक दर्द महसूस करने के बावजूद अधिक से अधिक ऊर्जा लेना शुरू कर दिया था। मैंने दमनात्मक ऊर्जा का संचार धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। यद्यपि दर्द बहुत अधिक था, लेकिन इससे जो परिणाम आया वह बहुत अच्छा था। न केवल मेरी आत्मा शुद्ध हो गई थी, बल्कि इससे जो दमन हुआ था वह थोड़ा ढीला हो गया था, जिससे मैं एक कदम रेंगने में सक्षम हो गया था। मैं एक और कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन कदम उठाने के बाद दमन फिर से बढ़ गया और मैं फिर से ऊर्जा के बिना फर्श पर चिपक गया। ऐसा लगता है कि मैं केंद्र के जितना करीब पहुंचूंगा, ये दमन ऊर्जा उतनी ही मोटी होती जाएगी। इसलिए यदि मैं इस ऊंचाई को पार करना चाहता हूं तो मुझे अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करना होगा कि मैं इस तीव्र दमन में हॉल से गुजरने में सक्षम हो जाऊंगा। अन्य लोग इतनी मात्रा में दमन महसूस नहीं कर रहे होंगे। हॉल में दमन इतना मजबूत है क्योंकि उस संरचना में एक दरार है जो आत्मा टेम्परिंग डायमंड को ढक रही थी। यह अच्छी बात है कि ब्रोकेज छोटा है। अगर हीरा पूरी तरह से खुला होता तो अनाज के आकार की आत्मा टेम्परिंग डायमंड से आने वाला दबाव भी मेरी आत्मा को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होता। वर्तमान में मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि वह एक दाने के आकार के सोल टेम्परिंग डायमंड द्वारा उत्सर्जित पूर्ण दमनकारी ऊर्जा को भी सहन नहीं कर सकती। freewebnovel.co। समय बीतता गया और मैं एक और कदम रेंगता रहा। इससे पहले कि दमनकारी ऊर्जा द्वारा मुझे जमीन पर चिपका दिया जाता। गति बहुत धीमी है। मुझे 3 घंटे के भीतर हॉल पार करना है, यदि नहीं तो मुझे बाहर भेज दिया जाएगा। मुझे दुख नहीं होगा अगर मैं बाहर भेज दिया, लेकिन मैं कम से कम हॉल के केंद्र में प्रवेश करना चाहता हूं और इस विधि की पहली उपलब्धि तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। इस विधि का कोई नाम नहीं था, इसलिए मैंने इसे गुप्त विधि कहने का फैसला किया था।
ये 10 सिद्धियों में विभाजित है। अन्य विधियों के विपरीत इस विधि में कोई अलग प्रकार का परिसंचरण मौजूद नहीं है। केवल एक ही परिसंचरण है और एक निश्चित सीमा तक आत्मा को शुद्ध करने तक परिसंचरण करना होता है, और जब कोई उस सीमा तक पहुंच जाता है तो पहली उपलब्धि पूरी हो जाती है, और जब कोई 2 दशक की उपलब्धि पर पहुंच जाता है तो मुझे एक अदूषित आत्मा मिल जाती है जो किसी भी प्रकार की विरासत के साथ विलय करने के लिए एकदम सही आत्मा है। यह विधि शरीर को शुद्ध करने वाले व्यायाम के समान ही है, सिवाय इसके कि इसमें अलग अलग मुद्राएं परिसंचरण नहीं है। दोनों का अंतिम परिणाम समान है, एक ने शरीर में पूर्णता दी जबकि अन्य ने आत्मा में पूर्णता दी। 1 घंटा बीत गया और मैं केवल 13 कदम ही रेंगने में सक्षम था। मैंने परिसंचरण के लिए ऊर्जा बढ़ा ली थी, लेकिन यह वृद्धि पर्याप्त नहीं थी क्योंकि मैं मुश्किल से 13 कदम ही चल पाया था। यदि मुझे हॉल के केंद्र तक पहुंचना है तो मुझे परिसंचरण के लिए अधिक ऊर्जा लेनी होगी। केवल वहां मुझे गुप्त विधि में पहली उपलब्धि तक पहुंचने का मौका मिलेगा। दांत पीसते हुए मैंने रक्त संचार के लिए 3 गुना अधिक ऊर्जा ली। ऐसा करते ही मुझ पर इतना तीव्र दर्द हुआ कि मैं लगभग बेहोश हो गया। यहाँ तक कि जब मैं 1 सेकंड के लिए भी उलझन में पड़ गया तो मैंने उस ऊर्जा को जाने नहीं दिया और घूमता रहा, और 30 सेकंड बाद मुझे लाभ मिला क्योंकि मैं एक और कदम उठाने में सक्षम था। चिल्लाते हुए मैंने फिर से ऊर्जा की मात्रा बढ़ा दी और कुछ मिनट बाद मैं फिर से ऐसा करने में सक्षम हो गया। मैं जितना केंद्र के करीब पहुंचता गया उतनी ही अधिक ऊर्जा का संचार करना कठिन होता गया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि 2 घंटे बीत चुके थे और अब मैं केंद्र के निकट पहुंच गया था। बिना रुके मैंने और भी अधिक ऊर्जा का संचार किया और उसकी मदद से मैं आगे बढ़ता रहा। प्रत्येक संचार से न केवल दमन कम हुआ बल्कि मेरी आत्मा भी और अधिक शुद्ध हुई, जिससे मेरे विचारों की स्पष्टता बढ़ गई। यदि मैं हॉल के केंद्र तक पहुंचने की जल्दी में नहीं होता तो मैं रुक जाता और अपनी नियम शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता या अपने घूमने वाले कवच को बुलाता। मुझे विश्वास है कि अब शुद्ध आत्मा की मदद से मैं अपने घूमने वाले कवच को और भी अधिक कॉम्पैक्ट बना सकता हूं, जो सीधे मेरी शक्ति को बढ़ाता है। जैसे जैसे दमन बढ़ता गया मैं एक के बाद एक रेंगते हुए कदम उठाता गया। मेरे द्वारा प्रसारित ऊर्जा भी बढ़ती गई और मुझे जो दर्द महसूस हो रहा था वह भी बढ़ता गया। हर पल मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं और 3 घंटे पूरे होने तक इसे फर्श पर चिपकाए रखना चाहता हूं। मैं हर पल इस विचार को कुचलता रहूंगा और इस यातनापूर्ण दमनकारी ऊर्जा को अधिक मात्रा में प्रसारित करूंगा, जिससे और भी अधिक दर्द होगा। मैं बार बार ऐसा करता रहा और अंततः हॉल के केंद्र तक पहुंचने में सफल रहा, जहां दमनात्मक ऊर्जा का संकेंद्रण सबसे अधिक था। अंततः हॉल के केंद्र में पहुंच गया और मैं महसूस कर सकता हूं कि आत्मा यहां दमनकारी ऊर्जा के संकेंद्रण को तोड़ रही है। यदि मैंने हॉल में प्रवेश करने के बाद पहली बार इतनी दमनकारी ऊर्जा का अनुभव किया होता तो मैं निश्चित रूप से गिर जाता, गंभीर रूप से घायल हो जाता या यहां तक कि मर भी जाता। दमनात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है और इसकी सांद्रता के केंद्र पर पहुंचने के बाद मैं अपनी उंगलियां हिलाने की क्षमता भी खो चुका हूं। स्थिर पड़े रहने के बावजूद मैंने अपनी आत्मा को और अधिक शुद्ध करने के लिए इस दमनकारी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करना बंद नहीं किया। मैं अपना लक्ष्य नहीं भूला, जो कि प्रथम उपलब्धि तक पहुंचना है। इस तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। ये पहली बार बॉडी क्लींजिंग तकनीक के 108 आसन करने जैसा होगा। ये लगभग असंभव होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नाइट चरण के चरम स्तर पर नहीं हैं। freewebnovel.com। मैं इस दर्दनाक दमनकारी ऊर्जा को प्रसारित करता रहा और जल्द ही मैं अपने हाथों को थोड़ा हिलाने में सक्षम हो गया और कुछ मिनट बीतने के बाद मैं अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाने में सक्षम हो गया। मैं अधिक से अधिक ऊर्जा का संचार करता रहा। जितना अधिक मैं ऊर्जा का संचार करता उतना ही अधिक शरीर पर नियंत्रण पाता और इससे मेरी आत्मा अधिक शुद्ध होती। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया था, लेकिन मैं आखिरकार फर्श पर बैठने में सक्षम हो गया। मैं किसी तरह फर्श पर बैठ गया और इसे और भी अधिक उन्माद के साथ परिचालित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंत में एक दरवाजे के लिए छोड़ना मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। यह अवसर उस आत्मा ऊर्जा से कहीं बड़ा है जो मुझे शीर्ष मंजिल पर प्राप्त होगी। मैंने अचानक से रक्त संचार बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर रक्त संचार बंद किया है, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मेरी आत्मा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। मुझे फिर से रक्त संचार शुरू करने से पहले कुछ घंटों तक आराम करना होगा। क्या मुझे एक और मौका मिलेगा? मैंने निराश होकर सोचा। जब मैं हॉल के अंत की ओर रेंगने लगा, मैंने सबसे खराब दमनकारी ऊर्जा का अनुभव किया है और अब जब मैं केंद्र से दूर जा रहा हूं तो दमनकारी ऊर्जा कम होने लगी है और मुझे रेंगने में आसानी हो रही है। जब मैंने आधी से अधिक दूरी तय कर ली तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं कांपते हुए खड़ा हो गया और धीमे कदमों से हॉल के अंत की ओर चल दिया। अभी भी 10 मिनट बाकी हैं।
मैंने अपनी होलो वॉच को देखा और सोचा मुझे ये परीक्षा पास करने में 2 घंटे और 50 मिनट लगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चबाओ 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 चबाओ। मैं गेट के अंदर जाने ही वाला था कि मैंने एशलिन को चहकते हुए सुना और मेरे चेहरे पर अविश्वसनीयता के भाव उभर आए। एशलिन कह रही है कि उसे मुझसे बाहर आने में कोई बाधा महसूस नहीं हो रही है और अगर मैं चाहूं तो वह उस चमकदार चीज को संरचना से बाहर लाने की कोशिश करेगी। सचमुच? मैंने उत्साह में पूछा, लेकिन जल्द ही कई समस्याओं के बारे में सोचा। सबसे पहले तो संरचना में एक अंतर था जो केवल एक वयस्क के अंगूठे जितना बड़ा था, लेकिन यह समस्या नहीं थी क्योंकि एशलिन अपने आकार को कम कर सकती थी ताकि वह अंतराल के अंदर प्रवेश कर सके। मोर्फ का चमत्कारी फल न केवल उसके आकार को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह उसे उसके आकार को घटाने की क्षमता भी देता है। वास्तविक समस्या यह है कि क्या एशलिन सोल टेम्परिंग डायमंड के पास जा पाएगी, और यदि वह दबाव को सहन करते हुए अंदर जाने में सक्षम हो जाती है और उसे वापस लाने में सक्षम हो जाती है तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। मुझे सोल टेम्परिंग डायमंड के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है और मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि एक बड़े आकार के सोल टेम्परिंग डायमंड द्वारा उत्सर्जित दमनात्मक ऊर्जा मेरी आत्मा को आसानी से चकनाचूर कर सकती है। मेरी आत्मा को शांत करने वाले हीरे के कारण बिखरने से इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि वह संरचना में ढका हुआ था। अगर वह खुला होता तो मेरी बात नहीं सुनी जाती। चबाओ चबाओ। मैंने ये सब एशलिन को बताया और मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने बताया कि उसके पास सोल टेम्परिंग डायमंड को सुरक्षित तरीके से लाने का तरीका है जिससे थोड़ी सी भी ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। क्या तुम्हें यकीन है इसमें कई खतरे हो सकते हैं? मैंने पूछा, लेकिन अंदर से मैं बहुत उत्साहित था। मेरे लिए सोल टेम्परिंग डायमंड का आकर्षण बहुत ज्यादा है। एक तरफ मैं नहीं चाहता कि एशलिन ऐसा जोखिम उठाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि वह सोल टेम्परिंग डायमंड मेरे पास लाए। चबाओ चबाओ। एशलिन ने फिर से चहकते हुए कहा कि वह आश्वस्त है। ठीक है, मैंने कहा और अगले ही पल एशलिन मेरे पास से बाहर आ गई और हॉल में कोई प्रतिबंध लागू नहीं हुआ। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही वह मुझसे दूर उड़ी, एशलिन ने अपना आकार कम करना शुरू कर दिया और जल्द ही वह वयस्क अंगूठे के आकार की हो गई और बिना किसी प्रतिबंध को महसूस किए सोल टेम्परिंग डायमंड की ओर उड़ गई। जैसे ही एशलिन उस संरचना की ओर उड़ी जो सोल टेम्परिंग क्रिस्टल को रखे हुए थी, मैंने हथेली के आकार की क्रिस्टलीय बोतल निकाली जिस पर चारों ओर घने रन बने हुए थे। यदि एशलिन सोल टेम्परिंग डायमंड लाने में सक्षम है तो मुझे भंडारण के लिए एक उपयुक्त कंटेनर की आवश्यकता होगी और यह क्रिस्टल बोतल मेरे पास सबसे उपयुक्त कंटेनर है। यह नीली क्रिस्टलीय बोतल और कुछ अन्य भंडारण बोतलें मुझे भंडार की सुविधाओं में से एक से मिली। मैं वर्षों से रूनों के बारे में पढ़ रहा हूं और यहां तक कि जागृति भूमि से रूनों के बारे में कुछ किताबें भी लाया था, इसलिए मेरे लिए इस बोतल के कार्य पर शोध करना आसान था। ये बोतल न केवल सोल टेम्परिंग डायमंड को भंडारित करने में सक्षम होगी, बल्कि यह मेरी आत्मा को शांत करने में भी मेरी मदद करेगी। मुझे बस कुछ रूनों को शक्ति देनी होगी और मैं अभ्यास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकूंगा। मैंने बोतल का ढक्कन खोला और रूनिक फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। अब एशलिन को बस सोल टेम्परिंग डायमंड लाना है और उसे बोतल में डालना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। बैंग बैंग। एशलिन संरचना के पास पहुंची और एक छोटे से अंतराल से अंदर प्रवेश किया। पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक मैंने संरचना से कुछ धमाके सुने जिससे मैं बुरी तरह डर गई। मैंने सोचा कि एशलिन खतरे में है और मैं उसकी मदद करने जा रही थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह ठीक है, इसलिए मैं रुक गई। जहां तक पहले अचानक आने वाली आवाजों का सवाल है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह कुछ मुहरें तोड़ रही थी। कुछ मिनट बीते थे कि अचानक ये स्वरूप थोड़ा धुंधला हो गया और अगले ही क्षण एशलिन बाहर आए और तेजी से मेरे पास आ गई, इससे पहले कि वह बढ़ती और आधे मीटर के पक्षी में तब्दील हो जाती। चबाओ चबाओ। मैं उससे बड़ा होते देखकर उलझन में थी, लेकिन मुझे उससे पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसने मुझे बोतल चोंच के पास रखने को कहा था और मैंने उत्साह से वही किया जो उसने मुझसे कहा था। टिंग टिंग टिंग। अगले ही पल मुझे झंझनाहट की आवाज सुनाई दी जब हीरे एशलिन की चोंच से बोतल में गिरे। हाँ, हीरा हीरा नहीं है। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि सोल टेम्परिंग डायमंड चावल के दाने के आकार का होगा। मेरे लिए इतना ही काफी होता, लेकिन मुझे जो हीरा मिला वह एक वयस्क के अंगूठे के आकार का है। यह अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय। सिर्फ चावल के दाने के आकार का सोल टेम्परिंग डायमंड और साथ में ढेर सारा भाग्य, लेकिन अब मेरे पास इतना है कि मैं पूरे नाइट स्टेज में इसका 2% भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि एशलिन ने अपने पहले हमले से हीरा तोड़ दिया है और अब सोल टेम्परिंग डायमंड के छोटे बड़े दर्जनों टुकड़े हैं।
सबसे छोटे हीरे चावल के दाने से थोड़े छोटे हैं, जबकि सबसे बड़ा हीरे का आकार अंगूठे के नाखून जितना है। यह अच्छी बात है कि एशलिन ने हीरे तोड़ दिए। मैं अपने माता पिता को कुछ दे पाऊंगा। मैं और अधिक निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन 2 मिनट का समय समाप्त होने में अभी मुश्किल से 2 मिनट का समय है। अगर मैं उस समय तक दरवाजे के अंदर नहीं गया तो या तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा या मैं यहां फंस जाऊंगा। कदम बिना समय बर्बाद किए मैं दरवाजे की ओर चला गया और उसके अंदर एक कदम रखा। माइकल, थोड़ा तेज, मेरी माँ ने कहा जब वह मुझे खींच रही थी और हम भाग रहे थे। हम अकेले नहीं भाग रहे थे, हमारे आसपास सैकड़ों लोग थे जो एक ही दिशा में हमारे चारों ओर दौड़ रहे थे। मेरे आसपास 2 लोग हैं, एक मेरी माँ और दूसरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर। 5 मिनट पहले ही राक्षसों का अलार्म बजा था, लेकिन राक्षस पहले ही शहर में घुस चुके थे। मैं राक्षसों की दहाड़ और लोगों की चीखें सुन सकता था क्योंकि वे राक्षसों द्वारा पकड़े और खाए जा रहे थे। एरियल राक्षस पहले से ही हमारे ऊपर हावी है और अब वे लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें वहीं खा रहे हैं। कुछ तो लोगों को पकड़कर उड़ भी रहे हैं। हमारे आसपास के कई लोग मेरी आंखों के सामने ही राक्षसों का शिकार हो चुके हैं और हर सेकंड कई लोग शिकार हो रहे हैं। मेरे पिता ठीक होंगे, अस्पताल में एक बड़ा बंकर है, मैंने खुद को आश्वस्त करते हुए कहा और माँ और क्लेयर के साथ बंकर की ओर भागा। माइकल, क्लेयर थोड़ा तेज भागो, माँ ने कहा, क्योंकि अधिक से अधिक क्षेत्रीय राक्षस हमला कर रहे थे और भूमि राक्षसों की दहाड़ भी तेज और तेज होती जा रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राक्षस मुझसे ज्यादा पीछे नहीं थे और उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। ये जमीनी राक्षस एरियल राक्षस से भी अधिक क्रूर हैं क्योंकि वे अपनी ओर आने वाले हर प्राणी को मार रहे हैं। मैं इस सब दौड़ने से बहुत थक गया हूं, लेकिन मैं अभी भी पूरी ताकत से दौड़ रहा हूं। बनकर बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम राक्षस से सुरक्षित रहेंगे। शहर में स्थित बंकरों से ल्यूटेनेंट स्टेज राक्षस और उससे नीचे के जीवों से भी बचाव किया जा सकता है और मुझे नहीं लगता कि शहर के आसपास के क्षेत्र में कोई ल्यूटेनेंट स्टेज राक्षस है। आंटी, मेरे माता पिता, क्लेयर ने दौड़ते हुए पूछा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, बैंक के बगल में एक बंकर है, तुम्हारे माता पिता को वहां जाना चाहिए था, मेरी माँ ने जवाब दिया। मेरी माँ का जवाब सुनकर क्लेयर थोड़ा शांत हो गई और उसकी आंखों से गिरते आंसू भी बंद हो गए। जैसे ही हम बंकर के पास पहुंचे, भीड़ बढ़ती गई और बहुत से लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। गर्जन, अचानक बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी और उस दहाड़ को सुनकर राक्षस और भी अधिक क्रूर हो गया। उसने निर्दयता से लोगों को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें बड़े चाव से खाने लगा, जबकि अन्य लोग बस लोगों को टुकड़े टुकड़े करने में आनंद ले रहे थे। राक्षस हमारे बहुत करीब थे, कुछ तो हमसे कुछ मीटर पीछे तक आ गए थे और उन्हें हमारे पास आने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन बचने की उम्मीद है, बनकर बहुत करीब है, हमें वहां पहुंचने में बस 1 मिनट लगेगा। अगर हम 1 मिनट तक जीवित रह पाए तो हम इस भीड़ से बच पाएंगे। चिल्लाना। जैसे ही मैंने ये सोचा, मैंने एक जोरदार चीख सुनी और अगले ही पल एक छाया हमारे ऊपर आ गई और जब मैंने उस छाया का कारण देखने के लिए ऊपर देखा तो मैंने एक बड़े राजसी दिखने वाले बर्फ सफेद चील को हमारी ओर आते देखा। क्लेयर, अगले ही क्षण, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह चील राक्षस हमारे ठीक ऊपर प्रकट हुआ और क्लेयर को अपने पंजों में उठा लिया और अगले ही क्षण उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया और मैं केवल उसका नाम चिल्ला सकती थी। उस बाज की गति बहुत तेज थी और कुछ ही सेकंड में वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसे गायब होते देख मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में हजारों तीखे चाकुओं से वार किया गया हो। यह दर्द मेरे दिल की गहराइयों में छिपा हुआ था। कुछ ठीक नहीं है, मैंने बुदबुदाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी ऐसा अनुभव किया है। ये सब बहुत परिचित लगता है। जैसे ही मैंने सोचा कि मेरे चारों ओर सब कुछ रुक गया है और जो यादें मुझे परिचित लग रही थीं, वे अचानक मेरी ओर लौटने लगीं, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा सिर फट जाएगा। यह एक दुर्स्वप्न है, यह मेरे जीवन की सबसे बुरी याद है और आज भी मुझे इसके बारे में दुर्स्वप्न आते हैं। अब मैं इस दुर्स्वप्न से कैसे बाहर निकलूं? मैं इससे यूं ही नहीं तोड़ सकता, मैंने अपने चारों ओर के दृश्यों को देखते हुए सोचा। मैं कह सकता हूं कि यह एक परीक्षा है और इसने मुझे सबसे बड़े दुर्स्वप्न में डाल दिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि यह एक दुर्स्वप्न है और अब मुझे रास्ता ढूंढना होगा। ट्रैक ट्रैक। जैसे ही मैंने ये सोचा, मैंने पाया कि मेरे चारों ओर दरारें दिखाई देने लगी हैं और वे हर जगह फैल रही हैं। यहाँ तक कि मेरे बगल में दौड़ती हुई खड़ी मेरी माँ के चारों ओर भी छोटी छोटी दरारें हैं। टकराना। दरारें तब तक फैलती रहीं जब तक कि उन्होंने समय के हर इंच को ढक नहीं लिया। दुर्स्वप्नपूर्ण सपना। और फिर अचानक मैंने एक जोरदार धमाका सुना।
अगले ही क्षण मैंने स्वयं को एक छोटे से कमरे में पाया जहां मैं एक गोलाकार आकृति पर खड़ा था जो मंद मंद चमक रही थी। ये किस तरह की रचना है? सीधे मेरे सबसे बुरे सपने की बात करें तो अगर मुझे कुछ गलत नहीं लगता तो मैं हमेशा के लिए इस चक्र में फंस जाता। जब मैंने अपनी होलोवॉच पर देखा तो पाया कि जब से मैंने दरवाजे में कदम रखा था तब से मुश्किल से 2 मिनट ही बीते थे, लेकिन दुर्स्वप्न में ऐसा लगा जैसे 1 घंटा बीत गया हो। मैं अपने चेहरे से आंसू पोंछता हूं और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद में अपनी आंखें बंद कर लेता हूं जिसे मैं बचपन से जानता हूं। उस भीड़ ने न केवल उसकी जान ली बल्कि उसके माता पिता की भी जान ले ली। यह मेरी पहली और सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसने मेरे जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। मैंने एक बार फिर कमरे में चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या कुछ है जिसे मैं ले जा सकता हूं, लेकिन ये कमरा बिल्कुल सादा है। रूनिक संरचना और दरवाजे को छोड़कर इस छोटे से कमरे में कुछ भी नहीं है। कदम। ये देखकर कि वहां कुछ भी नहीं है, मैंने द्वार के अंदर एक कदम बढ़ाया और सोचने लगा कि क्या तीसरा परीक्षण होगा या यह मुझे सीधे वेदी हॉल में ले जाएगा जहां मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जब मैं दूसरी ओर पहुंचा तो मैंने स्वयं को वेदियों के हॉल में पाया और वहां पहले से ही 3 वेदियां मौजूद थीं, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था क्योंकि वेदियां तब तक सक्रिय नहीं हुई जब तक कि वेदियों की संख्या के बराबर लोग हॉल में प्रवेश नहीं कर गए। खैर, इस वेदिका कक्ष में संरचना की स्थिति को देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये पूरे महल में सबसे खराब है।